गाइस आज जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ये टॉपिक आपका मुझे एग्जैक्टली लेसन नंबर कौन सा मैंने बोला था कल, कोई एक लेसन नंबर 13 या 14 है आपका। उसमें ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट दिया हुआ, ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट 13 है करेक्ट। इसमें ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट लिखा हुआ। एक मिनट मैं पानी लेके आता हूँ, जस्ट गेट में भागता हूँ। मॉनिटर बंद कर दे। ओके, आज जो टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ ये है टॉपिक नंबर 13 है, ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट। अभी बेसिकली क्या है ना, एक छोटा सा डिस्कशन करना है विच इज डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मैंने सोचा कि ये डिस्कशन करने से पहले आपको पूरी कॉस्टिंग का जो जो हमारे करिकुलम में जो जो सिलेबस है, मैं उसका पूरा एक आपको एक अंदाजा दे देता हूँ कि कॉस्टिंग क्या क्या है हमारे सिलेबस में। तो उस बहाने आपका वो वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा और जो हमें डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो पढ़ना है ये भी हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो गाइज मैं एक सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ यूट्यूब पे, लेकिन मुझे नहीं लग आपको आने की जरूरत है, विच इज ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी सर मार्जिनल कॉस्टिंग समझ में नहीं आता पढ़ा तो मैं सैटरडे को स्टार्ट कर रहा हूँ, बट आपको आने की जरूरत नहीं बेटा, मैं आपका सेशन सेपरेटली कंडक्ट करते रहूंगा और मार्जिनल कॉस्टिंग के रिवीजन सेशंस तो मैंने ऑलरेडी लेके रखे हैं, तो इसीलिए आप वो सेशन को अटेंड मत करना बेटा, अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत करना। वो जो दिसंबर और जून अटेम्प्ट वाले जो बच्चे ना, दिसंबर और जून 2021 वाले बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए मैं अनाउंस कर रहा हूँ। तो आई थिंक ये सैटरडे को रहेगा, सैटरडे संडे मंडे 3-4 दिन रहेगा, बट यू डोंट वेस्ट योर टाइम। अब स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपके करिकुलम में कॉस्टिंग का जो सिलेबस है वो उन्होंने बेयर मिनिमम करके रखा हुआ है। मतलब मैंने पहले भी कह दिया था कि आपका अकाउंट्स इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी थिंग्स, इज अ मिक्सचर ऑफ कंपनी लॉ, फिर उसमें कंपनी अकाउंट्स भी हैं, उसमें आपका वैल्यूएशन वाला पार्ट भी है, एफएम भी आ जाता है, उसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आता है, उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग भी आता है। मतलब इट्स अ मिक्सचर ऑफ मेनी थिंग्स। इवन दो सर्टेन छोटा सा पार्ट ऑडिट का भी है, 1-2 पेज है वो भी पढ़ा दूंगा आपको, छोटा सा पार्ट ऑडिट का भी दिया हुआ है। तो इतनी सारी चीजें देके रखी हैं अकाउंट्स में, मतलब अकाउंट्स को अकाउंट जैसा रखा ही नहीं है। पहले आपके ओल्ड सिलेबस में सेपरेट 100 मार्क्स का कॉस्टिंग हुआ करता था, सेपरेट 100 मार्क्स एमसीक्यूज पैटर्न, सेपरेट 70 मार्क्स का अकाउंट्स हुआ करता था, जो सेपरेट, मतलब वहां पे कोई ऐसा ऐसा कंफ्यूजन वाली बात नहीं होती, मतलब सेपरेट सब्जेक्ट है तो थोड़ा क्लैरिटी ज्यादा रहती थी। और सेपरेट कॉस्टिंग हुआ करता था, तो मतलब कॉस्टिंग जितना डिटेल सीए इंटरमीडिएट वाले पढ़ते थे, सीएमए वाले पढ़ते थे, उतना ही डिटेल आप पढ़ते थे। बस फर्क उतना था कि आपका एमसीक्यूज अप्रोच था और उनका डिस्क्रिप्टिव अप्रोच था, उतना ही डिफरेंस आता था, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आता था। बट एनीवे उन्होंने बहुत सारे टॉपिक को मर्ज करके एक टॉपिक बना दिया न्यू सिलेबस में और उसका नाम दे दिया ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट। अभी देखो कॉस्ट का ओवरव्यू है, डिटेल नहीं है। चनाचूर कर दिया, हाँ चनाचूर कर दिया, करेक्ट भाई, अभी चनाचूर कर दिया। कोलकाता की लैंग्वेज हो सकता है चनाचूर कर दिया, चनाचूर कर दिया भाई। लेकिन अभी अगर मैं बात को समझाऊं आपको, तो उसमें बेसिकली आपको कॉस्ट का ओवरव्यू दिया हुआ है, कॉस्ट का ओवरव्यू दिया हुआ है, तो डिटेल नहीं दिया है। इसीलिए वो जितना भी ओवरव्यू दिया हुआ है उसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करके फिर आपको डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग पे लेके जाऊंगा, ठीक है। तो अब मेरी बात को सुनोगे ध्यान से। ट्रेडिंग एंड, हाँ मैंने आई थिंक बिगिनिंग में जब ये डिस्कशन किया होगा तो आप किसी को अगर याद आता होगा तो वो सेम डिस्कशन है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। सबको दिखाई दे रहा है कि बेटा यहाँ पे अगर दिखाई दे रहा है तो हाँ बोलोगे फटाफट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जहाँ पे टू मटेरियल टू वेजेस टू प्रोडक्शन एक्सपेंस बाय सेल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ये सब दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट। इसमें कोई दिक्कत? सर रिस्पॉन्स करोगे दोस्तों, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है किसी को बेटा?
ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आप बचपन से बनाते आ रहे थे, तो यही ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अपना एक ड्रॉबैक है। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस तरह से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस तरह से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। लेकिन जब कॉस्टिंग को कहेंगे भाई तू कॉस्टिंग किस तरह से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा, मुझे बताओ। रिसेंटली कोरोना वायरस की सिचुएशन में आपको पता है कार का सेल्स बहुत हाइक हो गया, तो मेरे पास मारुति कंपनी के शेयर्स थे, वो इंक्रीज हो गए, शेयर प्राइस इंक्रीज हो गई। और शेयर प्राइस इंक्रीज क्यों हुई? क्योंकि ये सिचुएशंस में बहुत से लोगों ने कार्स परचेज कर ली, उनको लगा कि मतलब और दूसरे कोई माध्यम से ट्रैवल करना सेफ नहीं रहेगा, अपनी पर्सनल कार होगी तो हम सेफ रहेंगे। तो उस वजह से कार का सेल्स मतलब वेरी सरप्राइजिंग कि इतनी बेकार सिचुएशन में भी कार का सेल्स सबसे ज्यादा रहा, और मारुति कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया पिछले क्वार्टर में। मार्च से लेकर जून में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट, इवन तो महिंद्रा ने भी अपने मार्च टू जून क्वार्टर का जितना रेवेन्यू जनरेट किया उतना तो प्रीवियस क्वार्टर में भी नहीं हुआ था, मतलब प्रीवियस ईयर में सेम क्वार्टर में उतना जनरेट नहीं हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि इन मारुति कंपनी ले लो, महिंद्रा ले लो, ये लोग ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेस पे जनरली कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। वो लोग जो डिसीजन लेते हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग के बेस पे लेते हैं। क्योंकि ये जो सेल्स है ना, अगर ये मारुति कंपनी का अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो ये तो जितनी उनके पास जितनी भी कार की मॉडल्स हैं, वो जितनी भी कार के वेरिएंट्स हैं, वो सारे वेरिएंट्स का कंबाइंड करके एक सेल्स लिखा होता है। ये मटेरियल भी क्या है, पूरे साल में जितना मटेरियल परचेज किया ये वाला मटेरियल है, पूरे साल में जितना वेजेस इनकर्ड किया वो वाला वेजेस है, पूरे साल में जितना प्रोडक्शन एक्सपेंस हुआ ये वाला प्रोडक्शन एक्सपेंस है। तो ये तो पूरे साल का है ना। अब इससे ये नहीं समझ में आता है कि मारुति के ऑल्टो ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, इससे ये नहीं समझ में आता है कि वैगनआर ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, इससे ये नहीं समझ में आता है सियाज ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, इससे ये नहीं समझ में आता है कि ब्रीजा ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, इससे ये नहीं समझ में आता है कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सा मॉडल लॉस कर रहा है, मतलब कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा चल रही है, कौन सी प्रोडक्ट कम चल रही है। ये दिस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फेल्स टू एक्सप्लेन दिस, और उसी बात को ओवरकम कर रहा है कॉस्टिंग। कौन ओवरकम कर रहा है? कॉस्टिंग। मुझे बताओ, मटेरियल कंज्यूम हुआ, टोटल मिला के कितना कंज्यूम हुआ था? 30,000 का दिख रहा है ना सबको? टोटल मिला के कितना कंज्यूम हुआ था? 30,000 का मटेरियल कंज्यूम हुआ था। बच्चों मुझे बताओ, 30,000 का मटेरियल कंज्यूम हुआ था, लेकिन कॉस्टिंग ने बाइफरकेशन दे दिया कि प्रोडक्ट ए के लिए कितना कंज्यूम हुआ, 15,000, प्रोडक्ट बी के लिए कितना कंज्यूम हुआ, 10,000, प्रोडक्ट सी के लिए कितना कंज्यूम हुआ, 5,000। सबको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे, और टोटल मिला के कितना कंज्यूम हो गया, 30,000 रुपीज। वेजेस जो टोटल स्पेंड हुआ था वो कितना स्पेंड हुआ था? 15,000 का वेजेस स्पेंड हुआ था। उसमें प्रोडक्ट ए के लिए कितना था? 5,000, प्रोडक्ट बी के लिए कितना था? 7,000, प्रोडक्ट सी के लिए कितना था? 3,000 था। तो टोटल मिला के कितना आ गया? 15,000 आ गया। बेटा कुछ अगर याद आ रहा है तो मैंने आपको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में एफएम में आपको है ना कॉस्ट शीट सिखाई थी। क्या सिखाई थी वहां पे? कॉस्ट शीट मैंने सिखाया था। कॉस्ट शीट में डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, या डायरेक्ट वेजेस बोल दो उसको, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस को प्राइम कॉस्ट कहते हैं। कौन सी कॉस्ट कहते हैं? प्राइम। जरा रिस्पॉन्स करोगे ताकि ऐसा ना लगे कि मैं अकेला बोल रहा हूँ। डिस्कशन तो टू वे होना चाहिए। इसे प्राइम कॉस्ट कहते हैं। प्राइम कॉस्ट, प्रोडक्ट ए की प्राइम कॉस्ट कितनी है? 20,000 है। प्रोडक्ट ए की प्राइम कॉस्ट कितनी है? 20,000 है। प्रोडक्ट बी की प्राइम कॉस्ट कितनी है? 17,000 है। प्रोडक्ट सी की प्राइम कॉस्ट कितनी है? 8,000 है। उसमें प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड कर दिया, तो प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड कर दिया तो कितना प्रोडक्शन ओवरहेड है? 15,000 रुपीज। तो वो भी बाइफरकेट कर दिया। प्रोडक्ट ए का कितना था? 5,000 था। बी का कितना था? 7,000 था। सी का कितना था? 3,000 था। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? टोटल मिला के फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आ गई आपकी? 60,000 की आ गई। उसमें प्रोडक्ट ए की कितनी आ गई? 25,000। प्रोडक्ट बी की कितनी आ गई? 24,000। और प्रोडक्ट सी की कितनी आ गई? 11,000। एडमिन ओवरहेड्स कितना था? 12,000। तो टोटल 12,000 था। बाइफरकेट किया। प्रोडक्ट ए का कितना है? 4,000। प्रोडक्ट बी का कितना है? 5,000। प्रोडक्ट सी का कितना है? 3,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स टोटल मिला के कितना था? 8,000 था। प्रोडक्ट ए के लिए 4,000, प्रोडक्ट बी के लिए 2,500, प्रोडक्ट सी के लिए 1,500। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या आपको? टोटल हो गया 80,000। तो मुझे बताओ, ए का टोटल कितना आया? 33 आया। 31,500, 15,500 सेल्स हुआ था। टोटल सेल्स 1 लाख था। उसमें से ए का सेल्स कितना था? ए का सेल्स था 40,000, बी का सेल्स था 50,000 एंड सी का सेल्स था 10,000। बच्चों थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। ये जो है ना, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये टोटल कॉस्ट है। 80,000 जो है ना टोटल कॉस्ट है। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये टोटल कॉस्ट वाला पोर्शन है। मतलब प्रोडक्ट ए की टोटल कॉस्ट में सब कुछ आ गया ना। आपकी फैक्ट्री की भी कॉस्ट आ गई,
आपका एडमिन का भी कॉस्ट आ गया, आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी कॉस्ट आ गया, सारी कॉस्ट आ गई बेटा उसमें सारी कॉस्ट आ गई। तो मुझे तो उसमें प्रोडक्ट कॉस्ट भी आ गई, फैक्ट्री कॉस्ट भी आ गई, उसमें आपकी एडमिन कॉस्ट भी आ गई, उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा भी आ गया। तो टोटल मिला के ए ने कितना खर्चा किया 30,000, सेल्स कितना किया 40,000, तो उसका ए का प्रॉफिट कितना हुआ 7,000। बी ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, मतलब बी की टोटल कॉस्ट कितनी आ रही थी 31,500, उसका सेल्स कितना था 50,000, तो बी ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया था 18,500। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या बच्चों? एंड मतलब प्रोडक्ट सी ने लॉस जनरेट किया, क्योंकि प्रोडक्ट सी ने लॉस इनकर्ड किया। रीजन ये था क्योंकि उसकी जो टोटल कॉस्ट आ रही थी वो 15,500 थी और उसका जो सेल्स था वो कितना था 10,000 था, तो उसने कितना लॉस जनरेट किया 5,500। तो बताओ ये दोनों का प्रॉफिट, ए और बी का प्रॉफिट माइनस सी का लॉस, तो बताओ बिजनेस का प्रॉफिट कितना आया 20,000 का आया। क्या ये बिजनेस का प्रॉफिट 20,000 क्या यहां पर भी दिख रहा था क्या? अब दोनों को एनालाइज करके मुझे बताओ कि बिजनेस ने टोटल प्रॉफिट कितना अर्न किया, 20% अर्न किया, जबकि प्रोडक्ट ए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रॉफिट में, 17.5% कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 37% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जबकि प्रोडक्ट सी माइनस 55% का लॉस कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि ये दोनों स्टेटमेंट, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्टेटमेंट है और ये कॉस्ट अकाउंटिंग का स्टेटमेंट है, डोंट यू थिंक दैट कि ये दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट बेटर है, फाइनेंशियल वाला की कॉस्ट वाला? दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट बेटर है, फाइनेंशियल वाला की कॉस्ट वाला? दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट बेटर है, फाइनेंशियल वाला की कॉस्ट वाला? सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए। कॉस्ट वाला बेटर है। यादनेश बराबर है, यादनेश बराबर है, कॉस्ट वाला बेटर है। क्यों कॉस्ट वाला बेटर है? कॉस्ट वाला इसीलिए बेटर है क्योंकि वो हमें हर एक प्रोडक्ट का बाइफर्केशन दे रहा है। राहुल ने करेक्ट कहा, हर एक प्रोडक्ट का क्या दे रहा है, बाइफर्केशन दे रहा है। यहां से मैनेजमेंट डिसीजन ले सकता है। यहां से मैनेजमेंट क्या ले सकता है, डिसीजन ले सकता है कि वो क्या डिसीजन ले सकता है कि हमें प्रोडक्ट सी को कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट सी की वजह से पूरे बिजनेस का प्रॉफिट हैम्पर हो रहा है। अगर सी नहीं होता, प्रोडक्ट सी को अगर डिसकंटिन्यू कर दे, प्रोडक्ट सी को अगर हम डिसकंटिन्यू कर दें तो हो सकता, प्रोडक्ट सी को अगर हम डिसकंटिन्यू कर दें तो हो सकता है कि बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए। लेकिन ये डिसीजन फाइनेंशियल अकाउंटिंग से नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हैं, आपको नहीं लगता है कंसोलिडेटेड वैल्यूज हैं? कौन सी वैल्यूज है बेटा यहाँ पे? कंसोलिडेटेड वैल्यूज हैं, यस और नो? हाँ बेटा, यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज है सब कंसोलिडेटेड वैल्यूज हैं। द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग हैव मेड द मैनेजमेंट टू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिमिटेशंस ने ही मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंस समझा दी कि कॉस्ट अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है। आई थिंक ये डिस्कशन मैंने किया भी होगा आपके साथ। मेन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में क्या आता है, समझो दोस्तों मेरी बात। ये ले लो, हाँ ये मोबाइल है, करेक्ट? मुझे बताओ ये मोबाइल में मेन एलिमेंट्स कॉस्ट के, नहीं मोबाइल बनाने के लिए खर्चा लगा होगा कि नहीं लगा होगा, कॉस्ट इनकर्ड हुई होगी कि नहीं हुई होगी? हाँ हुई होगी। तो उसमें मेन एलिमेंट क्या होंगे, कॉस्ट के मेन एलिमेंट्स क्या होंगे? तो मटेरियल होगा। दूसरा, ये रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या लेबर इनकर्ड किया होगा? बोलो हाँ है ना? तो सेकंड मेन एलिमेंट क्या होगा, कॉस्ट का मेन एलिमेंट क्या होगा? लेबर होगा। एंड थर्ड क्या होता है? एक्सपेंस होता है। थर्ड क्या होता है? एक्सपेंस होता है। अब आई डोंट थिंक सो कि मुझे मटेरियल क्या है ये समझाना चाहिए कि मुझे बताओ, मैं ये पेन मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, करेक्ट है? तो इसके लिए क्या मुझे रॉ मटेरियल चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो हाँ है ना? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या मैन पावर चाहिए कि नहीं चाहिए? और एक्सपेंस क्या होता है? जो ना मटेरियल है ना लेबर है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? एक्सपेंस कहते हैं। जो ना मटेरियल है जो ना लेबर है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? एक्सपेंस कहते हैं। बताओ फैक्ट्री का रेंट कोई मटेरियल है ना, कोई लेबर है? ऑफ कोर्स नॉट। फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल कोई मटेरियल है? ऑफ कोर्स नॉट। कोई लेबर है? ना ना ना। तो ये क्या है? जो ना मटेरियल है ना लेबर है उसे हम क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? उसे हम एक्सपेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे हम एक्सपेंस कहते हैं। जब भी हम लेबर की बात करते हैं तो वो फैक्ट्री के वर्कर्स जो होते हैं वही लेबर नहीं होते हैं। ऑल मैन पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर कंपनी का टॉप मैनेजमेंट का सीईओ भी जो होता है ना, सीओओ भी जो होता है ना, वो भी लेबर है। वो भी क्या है? लेबर है। इसीलिए जब भी लेबर की बात करते हैं तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना, क्या हम सिर्फ क्या फैक्ट्री के वर्कर्स को ही लेबर कहेंगे? नहीं, ऑल मैन पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? लेबर होता है। तो मेन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या हो सकता है? मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। बेटा ओल्ड सिलेबस में मटेरियल पे एक सेपरेट टॉपिक था, लेबर पे एक सेपरेट टॉपिक था, एक्सपेंस पे एक सेपरेट टॉपिक था। मटेरियल के टॉपिक को पढ़ाते पढ़ाते मुझे अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 दिन लगते थे।
लेबर के टॉपिक को पढ़ाते पढ़ाते 12 दिन लगते थे, एक्सपेंस के भी टॉपिक को अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 डेज जाता था। मतलब ये तीनों टॉपिक को पढ़ाने के लिए ऑलमोस्ट 1.5 मंथ तो जाते थे। 1.5 मंथ थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन ओवर 1 मंथ, ऑलमोस्ट ओवर 1 मंथ जाता था। तो बेटा अब उसी चीज को उन्होंने एक 10 पेज भी नहीं, 7-8-10 पेज में कंसाइसली दे दिया है। मेन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, जो कॉस्टिंग की जान है, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस, उसको 3-4 पेज में या 7-8 पेज में समझा देना, ये जस्टिफाइड अप्रोच नहीं होता है। ये जस्टिफाइड अप्रोच नहीं होता है। बट ओ वेल, वी जस्ट कांट डू एनीथिंग। दिस इज आवर इंस्टीट्यूट। बेसिकली अगर इंस्टीट्यूट के साथ फाइट करनी हो तो इंस्टीट्यूट के साथ इस बात की फाइट होनी चाहिए कि ऐसा सिलेबस ड्राफ्ट करो जो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में काम आए। मतलब ऐसी अननेसेसरी चीजें हमारे करिकुलम में डाल के रखी हैं जो ड्राफ्टिंग है। यू नो, आई वाज टॉकिंग टू आशीष गर्ग सर, आपके प्रेसिडेंट से बातचीत कर रहा था। आई थिंक एक आध 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। तो ही वाज आल्सो डिस्कसिंग विद मी। उस टाइम पे ये सब चीजें चल रही थी ना, बच्चे बोल रहे थे कि एग्जाम पोस्टपोन करो, ये करो, वो करो। तो उनके साथ बातचीत चल रही थी। तो मैंने कहा कि डिस्कशन अगर करना है तो कमेटी के साथ बैठ के ये डिस्कशन किया जाए कि ऐसा सिलेबस जो ड्राफ्टिंग हुआ है, और उसमें से बहुत जगह तो ऐसा किया ना, विकीपीडिया से कॉपी पेस्ट कर दिया, विकीपीडिया से उठाया और कॉपी पेस्ट किया, विकीपीडिया से उठाया कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है। तो मैंने ऐसे सिलेबस का क्या मतलब बनता है? लॉ पेपर में भी किए हैं। हाँ, मतलब सी द थिंग्स, यू नो, आई थिंक मुझे लग रहा है बेस्ट ड्राफ्टिंग अगर आपके तीनों इंस्टीट्यूट में अगर देखें, सीए, सीएस और सीएमए में, तो बेस्ट ड्राफ्टिंग सीए का है। सबसे बेस्ट ड्राफ्टिंग, मतलब ईच एंड एवरी सिंगल टॉपिक हैज बीन ड्राफ्टेड बाय एन एक्सपर्ट, और कहीं से कॉपी पेस्टेड नहीं है। मतलब बहुत ही एनालिसिस करके ड्राफ्ट किया गया है, और बहुत ही रीजनेबल सिलेबस, मतलब बहुत अच्छी तरह से दिया गया है। it's something, being a teacher, why I'm complaining, मेरा कंप्लेन ये है कि अगर मुझे आपको नॉलेज देना है तो मुझे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। आई नीड टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ। मतलब मुझे कहीं ना कहीं रुक जाना पड़ेगा, मैं इससे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। और बेसिकली बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, आपको अकाउंट्स कहाँ काम में आने वाला है? आपको ये होना चाहिए कि हाउ टू एनालाइज द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को इस तरह से एनालाइज करें, क्योंकि जब आप आई वुड रादर से कि जब आप सीएस बन के कंपनी में जाओगे, तो कोई मर्जर एक्विजिशंस का केस अगर आप हैंडल कर रहे हो, या कोई वैल्यूएशन पे अगर आप बातचीत कर रहे हो, तो आपको देखो ये एफए बहुत काम में आएगा। जो भी सीएस बन के अगर वैल्यूएशन में जाना चाहता है या फाइनेंशियल मॉडलिंग करना चाहता है, क्या करना चाहता है? फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यूएशन में जाना चाहता है, सीएस कैन बी एन रजिस्टर्ड वैल्यूअर। बिजनेस की वैल्यूएशन अगर करनी है तो एक सीएस वैल्यूएशन कर सकता है, और उसमें एफएम सबसे ज्यादा काम में आता है। एफएम सबसे ज्यादा काम में आता है। तो मैं इंस्टीट्यूट के ये इनिशिएटिव को बहुत ज्यादा वेलकम करता हूं कि उन्होंने एफएम जैसा करिकुलम एग्जीक्यूटिव में लेके आया। दिस इज रियली गुड। लेकिन अकाउंट्स को तो पथेटिक बना दिया उन्होंने। पथेटिक नहीं, इतना गंदा बना के रख दिया ना। अब मुझे तो कंपनी लॉ को उसमें इंक्लूड करने का क्या मतलब है? कंपनी लॉ को कंपनी लॉ में रखो ना, अननेसेसरी अकाउंट्स में लाके क्या सेंस बनता है? तो ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसे करके रखी है। जैसे कि इंड एस, उन्होंने जितने भी 41 इंड एस हैं, 41 इंड एस का एक एक पैरा देके रखा है। और डू यू थिंक इंड एस सीए फाइनल लेवल पे पूरे 4 मंथ्स का एक सब्जेक्ट है? सीए फाइनल लेवल का 4 मंथ्स का एक सब्जेक्ट है। 4.5 मंथ्स का एक सब्जेक्ट है। तो मैं बाकी लॉ के बारे में तो नहीं जानता हूं, लेकिन मैं अकाउंट्स की बात करूं तो अगर आपको देना था तो इंडेस आईएफआरएस का ओवरव्यू होना चाहिए था, लेकिन अननेसेसरी, जैसे इंडेस 32 जो 40-45 आवर्स लगते हैं पढ़ाने के लिए, जो जिसको मैंने आपको सिर्फ एक ही लेक्चर में पढ़ा दिया था। आई जस्ट कांट जस्टिफाइड ना, मैं जस्टिफाइड नहीं कर सकता हूँ बीइंग अ टीचर। बट एनीवे, अभी जस्ट कांट क्रीप अबाउट दिस, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या ना, मतलब मोर और लेस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है कि रादर देन going for knowledge, students are more inclined towards how to clear the exams, कि सर एग्जाम्स क्लियर कैसे करें। नॉलेज मिले ना मिले भाड़ में जाए, लेकिन एग्जाम पास हो जाए। अब एग्जाम पास होने के बाद अगर हमें मान के चलो कि सीएपीएम मॉडल का फॉर्मूला नहीं भी आता, तो फर्क क्या पड़ने वाला है? तो दिस इज व्हाट द होल आइडियोलॉजी मतलब डिफाइन हो जाती है यहाँ पे। तो गाइस, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई वी जस्ट कांट डू एनीथिंग। नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन आप उसका एक आप कहीं पे एएस अप्लाई नहीं करने वाले ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अप्लाई करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। एएस को अप्लाई करने वाले कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, इंड एस क्या है, आईएफआरएस क्या है। यू गॉट टू हैव द नॉलेज।
उसके इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होते हैं, यू गॉट टू हैव दिस नॉलेज. बट अननेसेसरी एक आध दो स्टैंडर्ड को डाल के कोई मतलब नहीं बनता है. दिस वाज माय लॉजिक, बट एनीवे वी कांट चेंज दिस, सो वी कांट क्रीप अबाउट दिस आल्सो. मैंने मेन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट समझा दिया. क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी मैंने ये क्लासिफिकेशन किया था. भाई धीरे धीरे करके 2-4 जन रह जाएंगे, ऐसा होने वाला है क्या? वो ऑलवेज आते हैं 17-18 जन, फिर भाग जाते हैं. ऐसा मत करो भाई, टिके रहो. मुझे बताओ, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट से बात करें तो नंबर 1 क्या होता है? डायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आ गया? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस. इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आ गया? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस. बेटा डायरेक्ट डायरेक्ट का मतलब समझो. डायरेक्ट का मतलब समझो कि डायरेक्ट मतलब जिसका प्रोडक्ट के साथ 1-to-1 कोरिलेशन है, उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट कहते हैं. जिसका प्रोडक्ट के साथ 1-to-1 मतलब आप डायरेक्टली उसको प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हो. मुझे बताओ, ये जो पेन है, पेन के साथ आप किसको आइडेंटिफाई कर सकते हो एज अ मटेरियल? क्या प्लास्टिक को आइडेंटिफाई कर सकते हो? तो प्लास्टिक क्या बन गया? डायरेक्ट मटेरियल. अरे समझे कि नहीं समझे? मुझे तो प्लास्टिक को रॉ मटेरियल में कन्वर्ट कर, नहीं, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए लेबर को एक पेन पे 5 रुपीज का लेबर दिया गया. एक पेन टू मैन्युफैक्चर 1 पेन, उसको 5 रुपीज का लेबर दिया गया. टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट, उसको 5 रुपीज का लेबर दिया गया. तो क्या उस लेबर को भी क्या आप इस पेन के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हो? डायरेक्ट कहते हैं. क्या कहते हैं उसको? डायरेक्ट कहते हैं. तो जो डायरेक्टली ट्रेस हो सकता है, इसीलिए दिखा ना, ट्रेसेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ क्या लिखा हुआ है? ट्रेसेबिलिटी. ट्रेसेबिलिटी के बेसिस पे मतलब जिसको हम इजीली प्रोडक्ट के साथ ट्रेस कर सकते हैं, एक एक यूनिट के साथ ट्रेस कर सकते हैं, एक एक यूनिट ऑफ आउटपुट के साथ ट्रेस कर सकते हैं, ऐसे सारे एक्सपेंस को डायरेक्ट कहते हैं. क्या कहते हैं उसे? डायरेक्ट कहते हैं. तो सर इनडायरेक्ट किसे कहते हैं? इनडायरेक्ट का मतलब होता है जो एक एक यूनिट के लिए नहीं हुआ, जो एक एक यूनिट के लिए नहीं है भाई, जो एक एक यूनिट के लिए नहीं है, जो एक एक यूनिट के लिए नहीं है. सर कोई एग्जांपल देके समझाओ. मुझे बताओ, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, समझ में आएगा. मैंने आप सभी बच्चों के लिए, हाँ यज्ञ का रेंट करेक्ट है बेटा, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से बोलता हूँ यज्ञ. मैंने आप सभी बच्चों के लिए एक एक बर्गर ऑर्डर किया. खाओगे क्या बेटा? रात के 10 बज गए, 10:30 बज गए, बर्गर खाओगे क्या? मैंने आप बच्चों के लिए एक एक बर्गर ऑर्डर किया, करेक्ट है. और वो बर्गर के साथ मैंने वो 1 रुपी के जो केचप के जो पैकेट्स आते हैं ना, जो पैकेट्स आते हैं ना, हाँ पार्सल कर दीजिए बोल रहा है. तो वो बर्गर के साथ वो मैंने एक एक बर्गर के साथ मैंने 1 रुपी के वो पैकेट्स भी ऑर्डर किए थे. तो मुझे तो वो 1 रुपी का केचप का जो पैकेट था, क्या आप एक एक बर्गर के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हो? बोलो हाँ या ना. तो ये जो केचप का जो एक्सपेंस है उस बर्गर के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है. डायरेक्ट है ना, डायरेक्टली रिलेट हो रहा है ना, एक एक यूनिट के साथ जिसको आप रिलेट कर सकते हो, एक एक यूनिट के साथ आप जिसको आप रिलेट कर सकते हो, वो डायरेक्ट है. मैंने 50 बर्गर्स ऑर्डर किए, 50 बर्गर्स मैंने ऑर्डर किए, और साथ में मैंने 50 केचप के पैकेट्स को भी ऑर्डर किया, 50 केचप के पैकेट्स भी ऑर्डर किए. तो मेरे दोस्तों मुझे बताओगे, क्या वो एक एक पैकेट को, क्या एक एक बर्गर के साथ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो वो डायरेक्ट बन गया. लेकिन नहीं, मैंने ये किया, मैंने केचप की बोतल का ऑर्डर कर दिया और वो केचप की बोतल मैंने लाके रख दी. तो अब मुझे बताओ, क्या ये केचप की बोतल क्या एक एक बर्गर के साथ आइडेंटिफाई हो सकती है? बोलो हाँ या ना. नहीं हो सकती है. वो एक एक बर्गर के साथ आइडेंटिफाई नहीं हो सकती. ये इनडायरेक्ट है. तो ये क्या इनडायरेक्ट है? यू ऑल अग्रीड विद दिस? यू ऑल अग्रीड विद दिस? हाँ सर, हम आपकी बात से अग्रीड है. तो अब मेरी बातों को सुनना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ. तो डायरेक्ट कॉस्ट में 3 आ गया ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस. और इनडायरेक्ट कॉस्ट में भी क्या आ गया? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस. बेटा जो मैं समझाने जाने, बेसिकली मेरा ऑब्जेक्टिव तो यही था कि मैं आपको सिर्फ डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिखा दूं. लेकिन मुझे लगा कि ये डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए आपके मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस का बहुत स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है. अदरवाइज वो टॉपिक नहीं समझ में आता है. वो टॉपिक समझ में नहीं आता है. वो टॉपिक को समझने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है. तो देन आई थॉट कि नहीं, पहले मैं ये ना एक यहाँ से सब डिस्कशन करके आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस बना दूं, और स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के बाद वो डिफरेंस आपके साथ में शेयर करूंगा, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा. मुझे बताओ, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का जब टोटल करते हैं तो उसे ओवरहेड्स के नाम से बुलाते हैं. कौन से नाम से बुलाते हैं? ओवरहेड्स को. कॉस्टिंग के टर्म में ओवरहेड्स कहते हैं. ओवरहेड्स मतलब ऊपर ऊपर वाले एक्सपेंस. कौन से वाले एक्सपेंस? जो एक एक यूनिट के लिए नहीं हो, सब ओवरहेड. जो एक एक यूनिट के साथ आइडेंटिफाई नहीं होते, सब क्या हो गए? ओवरहेड. पहले समझते हैं डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल का डिफरेंस, फिर डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर का डिफरेंस, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का डिफरेंस, फिर ओवरऑल बात को समझने की कोशिश करेंगे. आप में से कोई बता पाएगा डायरेक्ट मटेरियल होता क्या? सिखाया तो है मैंने, ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूं.
I already taught you. श्रुति, फ्रॉम विच बैच? श्रुति कौन सी बैच से? ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑनलाइन बैच, ओके। यस, मैंने पूछा कुछ आपसे क्वेश्चंस कि डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल में डिफरेंस क्या है। नहीं, करीना ने बोला मटेरियल से सेट टू बी डायरेक्ट। हाँ, कब? करीना ने बोला वन वन एक एक प्रोडक्ट के साथ। नहीं नहीं नहीं, तो वो डायरेक्ट की डेफिनेशन है, वो डायरेक्ट मटेरियल की डेफिनेशन नहीं है। डायरेक्ट इज अ मेजर पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। नो नो। चलो देख लेते हैं। One material is said to be direct material if all the following conditions are satisfied. If all the following conditions are satisfied. नंबर वन, डायरेक्टली ट्रेसेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डायरेक्टली ट्रेसेबल होना चाहिए। उसका 1-to-1 कोरिलेशन होता है। उसका क्या होता है? 1-to-1। जो प्रोडक्ट बनने के बाद आइडेंटिफाइबल हो वो। नहीं साक्षी, नहीं नहीं साक्षी, ऐसा नहीं। अब सुन लो मेरी बात। मैंने ये पहले भी डिस्कशन कर लिया, लेकिन नहीं, वापस एक बार कर लेते हैं। जो डायरेक्टली ट्रेसेबल होता है, डायरेक्टली ट्रेसेबल का क्या मतलब क्या होता है? 1-to-1 कोरिलेशन। क्या होना चाहिए उसका? 1-to-1 कोरिलेशन होना चाहिए। उसका 1-to-1 कोरिलेशन होता है। नेक्स्ट क्या लिखा है? इट शुड बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फिनिश्ड गुड्स। मेजर पार्ट होना चाहिए फिनिश्ड गुड्स का। एंड शुड हैव कैपेसिटी टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ फिनिश्ड गुड्स। और उसके पास फिनिश गुड्स को इंक्रीज करने की ताकत भी होनी चाहिए। उसके पास फिनिश गुड्स को इंक्रीज करने की ताकत भी होनी चाहिए। समझाता हूँ एग्जांपल लेके। जीन्स का एग्जांपल मैंने लिया होगा उस टाइम पे भी। मैंने किसका एग्जांपल लिया था? जीन्स का एग्जांपल लिया था। है क्या मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल? नहीं है। समझते हैं। चलो ये इसी की बात कर लें। जीन्स की बात करें, ज्यादा बेटर होगा। मुझे बताओ, जीन्स में जो भी मटेरियल अगर ये तीन कंडीशन को फुलफिल कर देता है, ये तीन कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, तो वो मटेरियल कौन सा मटेरियल हो जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल होगा। अगर तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, देन दैट मटेरियल इज सेड टू बी इनडायरेक्ट मटेरियल। सर डायरेक्ट मटेरियल में नंबर वन, डायरेक्टली ट्रेसेबल। बताओ, जींस में क्लॉथ एक जींस को मैन्युफैक्चर करने के लिए वी रिक्वायर्ड 2 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। टू मैन्युफैक्चर वन जींस वी रिक्वायर्ड 2 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। तो क्या वो 2 मीटर्स ऑफ क्लॉथ को क्या एक जींस के साथ क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हो? क्या 1-to-1 कोरिलेट हो रहा है? क्या हाँ हो रहा है। बताओ, जींस में मेजर इंटीग्रल पार्ट क्या होता है? फिनिश गुड्स अगर जींस है तो जींस में इंटीग्रल पार्ट, मेजर पार्ट क्या होता है? बटन्स होते हैं, जिप होती है, कि क्लॉथ होता है? क्या होता है? क्लॉथ। तो क्या क्लॉथ डायरेक्टली ट्रेसेबल भी है? क्लॉथ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फिनिश गुड्स भी है, मेजर पार्ट ऑफ द फिनिश गुड्स भी है। और क्लॉथ के पास वो कैपेसिटी है, शुड हैव कैपेसिटी टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ फिनिश गुड्स। जिसके पास फिनिश गुड्स के वॉल्यूम को इंक्रीज करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। जिसके पास फिनिश गुड्स के वॉल्यूम को इंक्रीज करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। सर इसका मतलब क्या? अगर 2 मीटर्स ऑफ क्लॉथ से अगर एक जींस मैन्युफैक्चर होता है, तो बताओ 10 मीटर से क्या 5 जींस मैन्युफैक्चर कर सकते हैं? 100 मीटर से क्या 50 जींस मैन्युफैक्चर कर सकते हैं? क्या 200 मीटर से क्या 100 जींस मैन्युफैक्चर कर सकते हैं? तो वो क्लॉथ के पास वो कैपेसिटी है, जो फिनिश गुड्स की वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकता है। अगर ये तीन कंडीशन अगर क्लॉथ फुलफिल कर रहा है, तो क्लॉथ कौन सा मटेरियल हुआ? डायरेक्ट मटेरियल हुआ। क्लॉथ कौन सा मटेरियल हुआ? डायरेक्ट मटेरियल हुआ। वन मटेरियल इज सेड टू बी डायरेक्ट मटेरियल जब वो डायरेक्टली ट्रेसेबल होता है, 1-to-1 कोरिलेशन होता है, वो इंटीग्रल पार्ट है फिनिश गुड्स का। शुड हैव कैपेसिटी टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ फिनिश गुड्स। मुझे तो आप पिज्जा बनाते हैं, तो पिज्जा बनाने के टाइम पे पिज्जा ब्रेड क्या डायरेक्टली ट्रेसेबल है? 1-to-1 कोरिलेशन है। क्या वो पिज्जा का इंटीग्रल पार्ट है? बोलो हाँ या ना। एंड शुड हैव कैपेसिटी। कितने टाइम से आपने पिज्जा नहीं खाया बेटा, कि खाते हो? लॉकडाउन के बाद पिज्जा खाया कभी? 3 मंथ सर, बहुत दिन हो गए। गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अच्छा है, जंक फूड बंद हो गया। अप्रॉक्स 3 मंथ्स। घर पे बनाते हैं? राधिका घर पे पिज्जा बनाती हो? भाई हमारे घर पे भिजवाया करो थोड़ा बहुत। मेरी वाइफ को पिज्जा बनाना क्या, वो तो सिर्फ मुझे ना सैलेड्स बना के खिलाती। सुन तो नहीं रही है ना? सिर्फ सैलेड्स बना के खिलाती मुझे, ऐसा है। I know it's good for health, but
इंसान मन मन देखो वापस मन पे आ गए, मन करता है इंसान को, मन करता है ना खाने का, जैसे आपको मन करता है पढ़ने का, वैसे हमें मन करता है खाने का बेटा। एनीवे चलो आगे बढ़ते हैं। मन की बात नहीं करते हैं, मन बड़ा बेकार है। तो ये जिसके पास ये ताकत है, मैम ने सुन लिया तो वो भी बंद हो जाएगा। हाँ हो सकता है, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी, दैट्स ट्रू, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी बेटा। आजकल मैम ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहती है, तो नो यू जस्ट कांट से एनीथिंग, नो कमेंट ऑन इट। अननेसेसरी सुन लिया तो दिक्कत हो जाएगी बेटा। एनीवे तो ये इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। लेकिन तीनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो फिर वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा। सर एग्जांपल वापस ले लो। नहीं नहीं बेटा, उतना तो मुझे समझ में आता है मैम कहाँ पर है, डोंट वरी उतना मैं समझ जाता हूँ। जब इनडायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं उसका एग्जांपल लेते हैं। मुझे तो जिप या तो बटन ले लो। क्या जिप जींस से बटन होते हैं? हाँ बटन होते हैं। एक जींस के लिए एक बटन की रिक्वायरमेंट है, तो पहले बताओ बटन क्या डायरेक्टली ट्रेसेबल है? हाँ ट्रेसेबल है ना, वो एक एक जींस के साथ रिलेट तो हो रहा है, ट्रेस तो हो रहा है, 1-to-1 कोरिलेशन है। लेकिन बताओ क्या बटन क्या इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फिनिश गुड्स है? फिनिश गुड्स का जींस का क्या इंटीग्रल पार्ट है? जहां देखो वहां बटन ही दिखते हैं? नहीं ऐसा नहीं होता है। तो बस आपकी एक भी कंडीशन है, हाँ क्या बटन में वो कैपेसिटी है कि वो आपके फिनिश गुड्स की वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकता है? ऑफ कोर्स नॉट। एक बटन मतलब क्लॉथ में वो कैपेसिटी है लेकिन बटन में वो कैपेसिटी नहीं है। 1000 बटन लेके आओ तो क्या 1000 बटन लेके आओ और सिर्फ 2 मीटर्स क्लॉथ है तो क्या 1000 जींस बन जाएंगे क्या? नहीं। तो बटन, मैंने कहा ना तीनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हम उस पर्टिकुलर मटेरियल को कौन सा मटेरियल कहते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। जैसे कि अगर आप पिज्जा में बात कर लो तो टॉपिंग्स की बात कर लो, पिज्जा सॉस की बात कर लो। सिर्फ पिज्जा ब्रेड में वो कैपेसिटी है कि जो फिनिश गुड्स के वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकता है, वो पिज्जा का इंटीग्रल पार्ट है, वो 1-to-1 कोरिलेट भी करता है। लेकिन पिज्जा सॉस में वो सब कैपेसिटी नहीं है। टॉपिंग्स की बात कर लो, टॉपिंग्स में भी वो कैपेसिटी नहीं है। तो इसीलिए वो सब किस में चला जाता है? इनडायरेक्ट मटेरियल में चला जाता है। मैं अगर एक सिंपल सी बात अगर आपसे कहूँ ना, मैं अभी जो चेयर पे बैठा हूँ, करेक्ट है, उस चेयर का इंटीग्रल पार्ट क्या है? वुड, करेक्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल क्या हो गया? वुड हो गया। लेकिन उसमें नेल्स भी, छोटे छोटे नेल्स भी तो हैं, उसमें फेविकॉल भी तो होगा। चीज इज एन इनडायरेक्ट मटेरियल, करेक्ट। चीज कौन सा मटेरियल? इनडायरेक्ट मटेरियल, करेक्ट, यू आर राइट। समझ में आ गया आपको यहाँ पे? तो ठीक है, अब ज्यादा डिस्कशन नहीं करता हूँ, लेकिन आई होप यू डू गेट माय पॉइंट क्लियर। तो इनडायरेक्ट मटेरियल किसे कहेंगे? इफ एनी वन ऑफ द अबव कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो उस मटेरियल को हम कौन सा मटेरियल कहेंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल। कौन सा मटेरियल कहेंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल कहेंगे। डायरेक्ट लेबर who are directly involved in the production activity, that is labor cost which can be conveniently identified to units of products. wages paid to work, सिंपल सी बात है। अगर मैं ये मार्कर या पेन मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, करेक्ट है, तो मेरी फैक्ट्री में मैं वर्कर को, लेबर को एक पेन मैन्युफैक्चर करने का 5 रुपीज दे रहा हूँ, वो मशीन पे काम करता है, वो एक पेन मैन्युफैक्चर करेगा 5 रुपीज लेगा, सेकंड पेन मैन्युफैक्चर करेगा 5 रुपीज लेगा। तो मुझे बताओ ये कौन सा, ये इसे कहते हैं जो मशीन पे काम करता है, जो मशीन पे काम करके अपने हाथ काले करता है, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट लेबर। कौन सा लेबर कहते हैं? डायरेक्ट लेबर कहते हैं। लेकिन मुझे बताओ मेरी फैक्ट्री में 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं, 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं, और उन 100 वर्कर्स को सुपरवाइज करने के लिए मैंने एक सुपरवाइजर अपॉइंट कर दिया। तो क्या सुपरवाइजर डायरेक्ट लेबर है? क्या वो डायरेक्टली प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है? नहीं। क्या डायरेक्ट, मैंने आपको डायरेक्ट का मतलब समझा दिया था ना, एक यूनिट के साथ रिलेट होता है, जो एक यूनिट के साथ, हाँ मतलब वो एक्सपेंस सीधा उसी यूनिट को जाके चिपकता है, वो करेक्ट वर्ड था, सीधा उसी यूनिट को जाके चिपकता है। लेकिन क्या सुपरवाइजर की सैलरी क्या एक यूनिट के साथ रिलेट कर पाओगे? नहीं। तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट। ये क्या हो गया आपका? इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट लेबर मतलब जो डायरेक्टली प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। इनडायरेक्ट लेबर्स हु आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एक्टिविटी, जैसे मशीन क्लीनिंग मैन, सुपरवाइजर सैलरी, स्टोर कीपर वेजेस, फोरमैन वेजेस, टाइम कीपर वेजेस, तो ये सब किस में आ जाते हैं? आपके इनडायरेक्ट लेबर में आ जाते हैं। ये जो मैंने नोट्स प्रिपेयर किया है ना बेटा, वो आपके स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर किया हुआ है। मतलब समझ लो कि आपके स्टडी मटेरियल का क्रक्स है। मतलब जितने जितने मैंने हैंड रिटन नोट्स दिए हुए हैं ना, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि जब मैंने नोट्स ड्राफ्टिंग के टाइम पे आपका स्टडी मटेरियल सामने रखा हुआ था और उसी में से लिखा हुआ था, ताकि क्या होना कि बहुत बार वो जो ड्राफ्टिंग करने वाले होते हैं ना, पेपर ड्राफ्टिंग करने वाले, वो स्टडी मटेरियल का बेस लेके ड्राफ्ट करते हैं, तो उसमें से मतलब होना बहुत जरूरी है, तो मैंने उसी का ध्यान रखा हुआ है। इसमें कोई दिक्कत है?
अरे भाई पहले ही भेज दिया ना भाई, क्या करूं, सारे तो मैंने बता दिए, दे दिया आपको बेटा, वो इन डेज ये सब लिखा था वो सब तो दे दिया मैंने आपको बेटा। राहुल भाई डायरेक्ट एक्सपेंस की बात करूं तो एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली, हाँ सेम यार सेम बात। पहले बताओ एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? जो ना मटेरियल है ना लेबर है उसे क्या कहते हैं? एक्सपेंस कहते हैं। जो ना मटेरियल है ना लेबर है उसे क्या कहते हैं? एक्सपेंस कहते हैं। ये ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट की नोट्स है ना, ये भेज दूंगा। नहीं ये नहीं भेजा है, ये नहीं भेजा है, ये भेज दूंगा, इसको नहीं भेजा मैंने। एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली ट्रेसेबल विद द आउटपुट। सी समझो यार, पहले चीज को समझो यार। मैंने आपको है ना कहीं कॉस्ट की डेफिनेशन बताई होगी, कहीं कॉस्ट की डेफिनेशन आई नहीं ना यहाँ पे। हाँ तो इम्पोर्टेंट तो कॉस्ट की डेफिनेशन थी। एक सेकेंड पहले ये कंप्लीट करते हैं फिर कॉस्ट की डेफिनेशन पे जाते हैं। करेक्ट है, करेक्ट है। सी कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है पहले समझो। कॉस्ट इज द अमाउंट इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। इट डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन लोन, इनकम टैक्स एंड डिविडेंड। यार एक सिंपल सी बात है, कॉस्टिंग के लिए हर खर्चा, हर एक्सपेंस कॉस्ट नहीं होता है। कॉस्टिंग के लिए एवरी एक्सपेंस इज नॉट द कॉस्ट। मुझे अगर ये प्रोडक्ट कॉस्ट फाइंड करनी है तो उसमें मैं मटेरियल का खर्चा ले लूंगा, लेबर का खर्चा लूंगा, फैक्ट्री का रेंट लूंगा। अब फैक्ट्री का रेंट देखो, ना मटेरियल है ना लेबर है, वो मटेरियल भी नहीं है वो लेबर भी नहीं है, लेकिन जो मटेरियल नहीं है जो लेबर नहीं है वो एक्सपेंस तो है। मुझे बताओ क्या ये मार्कर जो मैंने मैन्युफैक्चर किया है, क्या ये मार्कर में क्या फैक्ट्री का रेंट का खर्चा भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्या ये कोई मटेरियल है ना, ये कोई लेबर है ना, तो ये क्या है? एक्सपेंस है। तो ये क्या है? एक्सपेंस है। तो क्या उसमें उसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस भी क्या इसमें इंक्लूड होगा? हाँ होगा दोस्तों। लेकिन मुझे बताओ, हम लोग बैंक से लोन लेके आए और उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये इंटरेस्ट भी एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए जो आप पढ़ते थे ना 11th-12th में, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक्सपेंस है, वो डेबिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट होता है। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये टैक्स डिडक्टिबल है। याद आ रहा है कुछ एफएम? ये टैक्स डिडक्टिबल है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये कॉस्टिंग के लिए कॉस्ट, ये एक्सपेंस कॉस्टिंग का कॉस्ट नहीं है भाई। कॉस्ट तो वही है, अमाउंट इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। इनकम टैक्स जो पे करते हैं वो भी एक एक्सपेंस है। लेकिन क्या ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की वजह से है? क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स की वजह से है? क्या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज की वजह से? ना, इनकम टैक्स इज बिकॉज ऑफ प्रॉफिट। इनकम टैक्स इज बिकॉज ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस। उसको कॉस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है, उसको कॉस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो कॉस्ट की डेफिनेशन समझ में आई क्या आपको? कॉस्ट की डेफिनेशन समझ में आई क्या? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट. Cost is the amount incurred for production and distribution of goods and rendering of services. It does not include interest on loan, income tax, and dividend. Dividend is because of profit, is not because of production. It is not because of distribution of goods. It is not because of rendering of services. I hope you do get my point clear. इसीलिए कॉस्टिंग में हर एक्सपेंस कॉस्ट नहीं होता है। कॉस्टिंग में हर एक्सपेंस कॉस्ट, और कॉस्टिंग उसे ही कॉस्ट मानता है जो उसके लिए कॉस्ट है। कॉस्टिंग उसी एक्सपेंस को कॉस्ट मानता है जो उसके लिए क्या है? कॉस्ट है। तो उसके मेन एलिमेंट्स में क्या क्या आ जाता है? मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। आई होप यू डू गेट माय पॉइंट वेरी क्लियर बेटा। तो मैंने ये एक्चुअली थोड़ा बताना था, मैं बाद में डिस्कस करता हूँ इसमें, लेकिन ये बात समझ में आई होगी आपको बेटा। तो कॉस्ट की डेफिनेशन मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। तो बताओ एक्सपेंस क्या हुआ? मैंने कहा ना कि मेरे लिए बहुत टफ टाइम हो जाता है कि जिन चीजों को लेके मुझे बहुत इलॉबरेटिव एक्सप्लेनेशन मैंने दिया भी है पास्ट में। जब कॉस्टिंग पढ़ाता था, मैं भी वहीं पढ़ाता था कॉस्टिंग, तो जहां पे मैं बहुत इलॉबरेटिव एक्सप्लेनेशन देता था, लेकिन यहाँ पे इतना इलॉबरेटिव एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा। लेकिन स्टिल आप मेरी बातों को तो कनेक्ट करते ही होंगे, इतना मैं मानता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आती होगी। तो एक्सपेंस क्या होता है? जो ना मटेरियल है ना लेबर, वो एक्सपेंस हो गया, करेक्ट है। लेकिन अब बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होगा। आप लोग मुझे बताओगे उसके एग्जाम्पल्स, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस के एग्जाम्पल्स आप लोग बताओगे। डायरेक्ट का मतलब आपको समझ में आ गया, जो एक एक यूनिट के साथ आइडेंटिफाई होना चाहिए, करेक्ट है। मुझे ऐसा कोई एग्जाम्पल लेके बताओगे आप फटाफट, जो एक एक यूनिट के साथ आइडेंटिफाई हो सकता है। रशिता ने कहा जॉब वर्क, बाकी कोई जो एक एक यूनिट के साथ आइडेंटिफाई हो सकता है? ऑपरेशनल एक्सपेंस नहीं साक्षी, गलत यार, एकदम फालतू, एकदम फालतू। रॉयल्टी करेक्ट श्रुति। आउटसोर्स वर्क मयूरेश एकदम करेक्ट। जॉब वर्क, अब मुझे बताओ, मैंने एग्जांपल्स भी लिए होंगे पहले।
ये हाँ स्टाइलस, ये माइक्रोसॉफ्ट सरफेस की स्टाइलस है, करेक्ट। ऐसे मान लो कि ये स्टाइलस मार्केट में मिल रही है 10,000 रुपीज में। ये इसकी कॉस्ट 10,000 रुपीज है स्टाइलस की। मुझे बताओ सम एक्स्ट्रा जॉब वर्क, करेक्ट है। आपने जींस का एग्जांपल में दिया था, करेक्ट है। आउटसोर्सिंग, करेक्ट, यू आर राइट। ओप्पो, यू आर राइट, करेक्ट है। ये स्टाइलस इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है, और इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है वो माइक्रोसॉफ्ट को 1,000 की रॉयल्टी पे कर रही है, क्योंकि स्टाइलस बेसिकली उसका जो कॉपीराइट है वो किसका है, वो माइक्रोसॉफ्ट का है। तो माइक्रोसॉफ्ट को इंडियन कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है कोई, और वो एक एक स्टाइलस मैन्युफैक्चर करने पे माइक्रोसॉफ्ट को 1,000 रुपीज की रॉयल्टी पे कर रही है। तो मुझे बताओ जो 1,000 रुपीज की रॉयल्टी है, क्या ये मटेरियल है? ऑफ कोर्स नॉट। क्या ये लेबर है? ऑफ कोर्स नॉट। तो ये क्या हो गया, एक्सपेंस हुआ। एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड होल्ड करना। ऑफ कोर्स नॉट। क्या ये लेबर है? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन क्या ये तो ये क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। और क्या ये 1,000 के एक्सपेंस को क्या एक एक यूनिट के साथ क्या आप रिलेट कर सकते हो क्या? तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। कौन सा एक्सपेंस हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो रॉयल्टी का एग्जांपल समझ में आया क्या आपको? जॉब वर्क मैंने एग्जांपल लिया होगा कि जींस को फाड़ते हैं ना आजकल अलग अलग जगह से, तो वो जींस को फाड़ने के लिए भी एक्सपर्ट लोग होते हैं, एक्सपर्टाइज होती है उसकी भी। तो वो एक्सपर्ट लोग फाड़ने के लिए, मतलब एक जींस को फाड़ने के लिए, कहीं से कट करने के लिए 300 रुपीज दिया गया। कितना दिया गया? 300 रुपीज। और ये इसको आउटसोर्स किया था। मतलब जींस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने क्या किया था, उसको आउटसोर्स किया था। और एक जींस को कहीं से प्रोफेशनली कट करने के लिए, फाड़ने के लिए, उसके लिए 300 रुपीज का पेमेंट हुआ था। तो मुझे पहले सोच के बताओ, क्या ये कट करने का जो 300 रुपीज का पर जींस का जो एक्सपेंस है, क्या ये मटेरियल है? नो। क्या ये लेबर है? नो। जो न मटेरियल है, जो न लेबर है, वो क्या बन जाता है? एक्सपेंस। और क्या ये 300 रुपीज का एक्सपेंस क्या एक एक यूनिट के साथ क्या आइडेंटिफाई होता है क्या? तो इसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। तो मुझे बताओ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्सपेंसेस व्हिच आर डायरेक्टली ट्रेसेबल विद आउटपुट, इट इज नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंस। रॉयल्टी, जॉब वर्क, कॉस्ट ऑफ स्पेशल जॉब लेआउट, डिजाइन और ड्राइंग्स, हायरिंग ऑफ अ पर्टिकुलर टूल और इक्विपमेंट फॉर अ जॉब, फीस पेड फॉर कंसल्टेंट इन कनेक्शन विद अ जॉब। ये सब किसके एग्जांपल्स हो जाते हैं बेटा? आपके डायरेक्ट एक्सपेंस के एग्जांपल्स हो जाते हैं। तो बताओ इनडायरेक्ट एक्सपेंस के, हाँ डायरेक्ट एक्सपेंस प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत रेयर होते हैं। इसीलिए जनरली जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं ना, तो ऐसा लिखा जाता है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ऐसे लिखते हैं। और उसका टोटल लगा के प्राइम कॉस्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्राइम कॉस्ट। लेकिन बहुत सारी बुक्स में उन्होंने डायरेक्ट एक्सपेंस को इग्नोर किया है, और वो अजम्पशन से इग्नोर किया है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत रेयर होते हैं। क्या होते हैं? बहुत रेयर होते हैं। तो उस अजम्पशन के साथ इग्नोर हुआ। इसीलिए प्रैक्टिकल लाइफ में डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर वेरी रेयर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो अब एकदम सिंपल सी बात है। मुझे बताओ इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आ जाएगा? रेंट। मुझे बताओ फैक्ट्री में जब फैक्ट्री का रेंट पे करते हैं तो क्या रेंट का एक्सपेंस जो है, क्या वो एक एक यूनिट की वजह से? नहीं, वो एक एक यूनिट की वजह से नहीं है बेटा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का बाइफर्केशन अगर प्रॉपर्ली समझ में आया होगा ना आपको, डायरेक्ट मतलब एक एक यूनिट को, जो एक्सपेंस एक एक यूनिट को जाके चिपकता है उसे डायरेक्ट कहते हैं। जो एक्सपेंस एक एक यूनिट के साथ कोरिलेट कर सकते हैं उसे डायरेक्ट कहते हैं। और जो एक्सपेंस को चिपकाना पड़ता है उसे इनडायरेक्ट कहते हैं। जो एक्सपेंस को चिपकाना पड़ता है उसे इनडायरेक्ट कहते हैं। चिपकाना पड़ता है मतलब क्या? अलोकेट करना पड़ता है, उसे इनडायरेक्ट कहते हैं। अब फैक्ट्री का रेंट मान के चलो 10,000, अरे पूरे साल का रेंट आ रहा है 1 लाख। कितना आ रहा है? 1 लाख रुपीज आ रहा है। और हमने साल में 10,000 मार्कर्स, चलो ऐसे मान लो कि हमने साल में 1 लाख पेन्स मैन्युफैक्चर की, 1 लाख पेन्स मैन्युफैक्चर किया। तो मुझे बताओ, क्या 1 लाख रुपए का फैक्ट्री का रेंट, 1 लाख रुपए का एक साल का फैक्ट्री का रेंट, क्या एक यूनिट की वजह से है कि 1 लाख यूनिट्स की वजह से है? 1 लाख यूनिट की वजह से। तो आपको नहीं लगता है रेंट है तो एक्सपेंस, लेकिन ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, उसको चिपकाना पड़ेगा, उसको एक एक यूनिट पे चिपकाना पड़ेगा। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर यहाँ पे। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए आपका रेंट भी है, आपका इलेक्ट्रिसिटी भी है, इंश्योरेंस भी है, पावर बिल भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, डिप्रिसिएशन भी, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस भी है। तो ये एग्जांपल्स याद रखना। ये सारे एग्जांपल्स मैंने ना माइन्यूटली आपके स्टडी मटेरियल से उठा लिए, जो कि ये सारे एग्जांपल्स मैंने दिए भी होंगे आपको, लेकिन वो दे कैन ड्राफ्ट MCQs based on this, they can draft MCQs based on this. तो considering this, you please don't ignore this, हाँ, उसको इग्नोर नहीं करोगे कभी भी। उसके बाद मुझे बताओ, हाँ, अभी क्या रह गया? बिजनेस एंटिटीज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंटिटीज। नंबर 1 ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस प्रोवाइडर।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज प्रिपेयर्ड बाय ऑल 3 एंटिटीज। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो तीन एंटिटीज प्रिपेयर करती है। तीन एंटिटीज का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग वाला भी प्रिपेयर करता है, मैन्युफैक्चरिंग वाला भी प्रिपेयर करता है, सर्विस प्रोवाइडर भी प्रिपेयर करता है। अब मुझे बताओ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या? जो आपने 11th-12th में पढ़ लिया ना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपने 11th-12th में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा ना, उसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। तो चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर, तीनों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिपेयर करना पड़ता है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग इज प्रिपेयर्ड बाय ओनली 2 एंटिटीज विच इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस प्रोवाइडर। अब ट्रेडिंग वाले को तो कॉस्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है ना दोस्तों। वो कॉस्टिंग कहाँ यूज करेगा भाई? जब वो रेडीमेड प्रोडक्ट खरीद के रेडीमेड प्रोडक्ट बेचता है तो वहां पे तो कॉस्टिंग का रोल आएगा ही नहीं ना। तो कॉस्टिंग का रोल कहाँ पे आने वाला है? मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, दूसरा तीसरा कहाँ पर आएगा? दूसरा कहाँ पर आएगा? सर्विस प्रोवाइडिंग में आएगा, सर्विस प्रोवाइडर में आएगा। जब सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो सर एक एक पर स्टूडेंट हम लोग कॉस्ट फाइंड करते हैं कि पर स्टूडेंट की कॉस्ट कितनी आती है। वी फाइंड पर स्टूडेंट कॉस्ट। जैसे पीएमटी वाले हैं तो पीएमटी वाले भी क्या करते हैं ना, बस जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो पीएम हमारे पुणे में उसको पीएमटी कहते हैं। तो पीएमटी वाले जो बस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वो लोग फाइंड करते हैं कि पर पैसेंजर कॉस्ट कितनी आती है। रेलवे वाले हैं तो वो पर पैसेंजर कॉस्ट फाइंड करते हैं कि उसको पर पैसेंजर कॉस्ट कितनी आनी चाहिए। तो सर्विस प्रोवाइडर और मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी जो होती है वो कॉस्टिंग मेंटेन, मतलब वो कॉस्ट अकाउंट प्रिपेयर करती है। लेकिन ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है, तो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखना। अब बताओ मेन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा? मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है और एक्सपेंस है। तो मटेरियल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ ऑल मटेरियल्स यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज। मतलब ये अभी ना कॉमन सेंस अप्लाई करते हुए चलना बेटा। मैं सिर्फ रीड करता हूँ और जहां जहां डाउट आता है मुझे पूछते हुए चलना, जहां जहां डाउट आता है मुझे पूछते हुए चलना। अब कोई दिक्कत वाली बात बेटा। मटेरियल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ ऑल मटेरियल्स यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज। ये प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो जो मटेरियल लगा है उसे हम क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल कहते हैं, मटेरियल कहते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड ओनली परचेज प्राइस। इसके लिए प्लास्टिक की जरूरत है तो उससे प्लास्टिक की परचेज प्राइस को इंक्लूड नहीं करता है, वो सारी कॉस्ट को इंक्लूड करता है एसोसिएटेड विद प्रोक्यूरमेंट ऑफ मटेरियल। मतलब मैंने प्लास्टिक, मान के चलो कि मेरी पुणे में फैक्ट्री है और इसके लिए मुझे प्लास्टिक चाहिए, मैंने गुजरात से प्लास्टिक परचेज किया, तो प्लास्टिक की परचेज प्राइस जो रहेगी वही उसकी कॉस्ट नहीं है। उसके अंदर उसका जो फ्रेट, अगर मैंने गुजरात से अगर पुणे में वो रॉ मटेरियल मंगवाया तो उसका फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो वो भी उसकी कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। इन ट्रांजिट इंश्योरेंस भी उसकी कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। कोई ड्यूटीज और टैक्सेस या जीएसटी पे किया वो भी ऐड हो जाना चाहिए। कोई डिस्काउंट मिला है तो माइनस करना पड़ेगा। कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है, जीएसटी में आपने पढ़ा होगा, मैं नहीं समझाऊंगा आपको। कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है तो उसको माइनस करना पड़ेगा। और ये सब का टोटल करने के बाद हमें क्या मिलती है? मटेरियल की कॉस्ट मिलती है। क्या मिलती है हमें? मटेरियल की कॉस्ट मिलती है। तो मैंने यही लिखा है, इट डज नॉट इंक्लूड ओनली परचेज प्राइस बट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोक्यूरमेंट ऑफ मटेरियल। मतलब मटेरियल की कॉस्ट उसकी सिर्फ परचेज प्राइस नहीं होती है, ये जितनी भी कॉस्ट है ना, ये सारी ऐड कर दो ना, ये सारा ऐड कर दो ना, उसके बाद जो बचता है उसे क्या कहते हैं? मटेरियल कॉस्ट। उसके बाद जो मिलता है उसे क्या कहते हैं? मटेरियल कॉस्ट कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है कि बच्चों? यहाँ पे नहीं है। एस्पेक्ट ऑफ मटेरियल कंट्रोल। एक सेकंड मुझे बताओ, आपको पता है मैं कुछ डिस्कशन करता हूँ आपके साथ, थोड़ा प्रैक्टिकली थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा बेटा। अगर मेरा कोई मैन्युफैक्चरिंग हाँ, आपने, पता नहीं आप अभी छोटे छोटे बच्चे थे, क्या था 2007-8 में आपकी एज कितनी थी? 2007-8 2008-9 में आपकी एज कितनी थी? 8 साल के थे, 7-8 साल के थे? क्या बात कर रहे हो? ओहो, तो आप तो बहुत छोटे बच्चे थे यार, काफी छोटे बच्चे थे आप तो। ओके, क्या आपको पता था कि आप सीएस करने वाले हो? बिल्कुल भी नहीं। कि आप पछतावा हो रहा है कि कहाँ सीएस में फंस गए? ऐसा लग रहा है कहाँ किधर आ गए ये साला, ये झमेला। नहीं, किसी को तो लगता होगा ना ऐसा। सभी लोग फालतू वाली बातें कर रहे हैं। नहीं नहीं सर, मजा आ रही है। मजा तो कुछ नहीं आती होगी इसमें, मजा वाली बात ही नहीं है। सर देखो, बच्चे को रिप्लाई कर रहा बंद कर दिया, बोल रहे कहाँ। सर पहली बार सुना था सीएस के बारे में 11th में। चलो गुड। स्वाति, तेरे में ये चेंज देख के मुझे काफी अच्छा लगा। स्वाति चेंज लॉट, पढ़ाई में अपना इंटरेस्ट बता रही है, वेरी गुड। सीए का सोचा था तब, सीए के बारे में सोचा था तब, वेरी गुड। चलो वेरी वेरी गुड।
मैं बात शेयर करता हूँ, आपको तो मुझे नहीं लग रहा पता होगा, लेकिन मैं 2007, 8, 8, 9 की बात करूँ, मैं यूएस से वापस आया था, और मैंने यूएस से वापस आने के बाद आई जॉइंड सुभिक्षा करके एक मैंने कंपनी ज्वाइन की थी। दीदी है इसीलिए पता है, ओके, चलो गुड। तो एक सुभिक्षा करके है ना, एक सुपरमार्केट चेन कह दो आप उसे, जैसे अभी आजकल के टाइम में ये है ना डी मार्ट जैसा है, डी मार्ट तो आपने सुना ही होगा, डी मार्ट। तो वैसे एक सुभिक्षा करके चेन ना 2000 में लॉन्च किया था। आर सुब्रमण्यम उसके ओनर थे। उसने अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद से अपना MBA पास आउट किया था, और उसने बहुत अच्छा मॉडल लॉन्च किया था। और सुभिक्षा, उसने सुभिक्षा के नाम से अपनी दुकान चालू की थी। अप्रोक्सीमेटली अक्रॉस द कंट्री देयर वर 1000 शॉप्स। कितनी शॉप्स थी? 1000 शॉप्स थी अक्रॉस द कंट्री। ऑलमोस्ट 800 करोड़ की कंपनी बन गई थी, और उसका IPO आने वाला था। लेकिन मैंने उस कंपनी में 2007 में ज्वाइन किया था एज अ एरिया सेल्स मैनेजर। मैं पुणे में एरिया सेल्स मैनेजर था, मतलब पुणे का पूरी टेरिटरी मैं हैंडल करता था, पुणे की पूरी टेरिटरी। उस पुणे में उस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 49 स्टोर्स हुआ करते थे। कितने स्टोर्स हुआ करते थे? 49 स्टोर्स हुआ करते थे। अब रीज़न ये है कि मेरा सुभिक्षा ज्वाइन करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि आई वॉज इन US, एंड US में मैंने जो काम किया था, वॉलमार्ट है, बिग शॉज हैं, बड़ी बड़ी फर्म है, तो मैंने वहाँ पे काम किया था। तो वहाँ के कॉस्टिंग डिपार्टमेंट भी काम किया था, वहाँ के अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी काम किया था। और उसके बाद देन आई केम बैक टू इंडिया। तो मुझे लगा कि है ना, उस टाइम पे 2007-8 में ये इसे मॉडर्न ट्रेड के नाम से बुलाते थे, और वो इंडिया में उस टाइम पे बस स्टार्ट हुआ था। उस टाइम बहुत सारी कंपनीज आई थी। अब किसी ने आदित्य बिरला मोर का नाम अगर सुना हो तो मोर आया था, स्पिनेच आया था, बहुत सारी कंपनीज आकी, सारी कंपनीज बंद हो गई, सारी कंपनीज बंद हो गई, सिर्फ एक डीमार्ट चल रहा है। कौन सा चल रहा है? एक डीमार्ट चल रहा है। मुझे पक्का बिग बाजार अगर नाम सुना होगा तो आपने, बाप रे बाप, उसका सब सेल लगता था तो लाइन लगती थी। मतलब उसका कोई ये इंडिपेंडेंस डे का सेल आता था ना, तो लोग लाइन लगाते थे मतलब स्टोर में जाने के लिए। तो अब हुआ यूं कि जब मैं सुभिक्षा में, जब मैंने एज एरिया सेल्स मैनेजर ज्वाइन किया, बेटा मटेरियल जो मैं कह रहा हूँ, मटेरियल की बात जो कर रहा हूँ ना, तो मटेरियल इज इक्विवेलेंट टू कैश। मटेरियल है ना, इक्विवेलेंट टू कैश है। सर आप क्या बकवास कर रहे हो, समझ में नहीं आ रही है। अरे भाई, सुभिक्षा के एक स्टोर में अगर मान के चलो कि 50 लाख का मटेरियल है, मटेरियल मतलब, अब सुभिक्षा एक ग्रोसरी स्टोर था ना, तो क्या होगा? स्टेपल्स आइटम्स होंगे, गेहूं है, शक्कर है, शुगर है, ये सारी बातें, ऑयल है, ये सब होगा। अब होता यूं था, पता है कि मैं जब न्यूली अपॉइंट हुआ, मुझे बराबर याद है कि मैंने 1 जुलाई 2007 को ज्वाइन किया था। तो मैं एज अ मैनेजर था, तो बस पहले क्या होता है ना कि कंपनी में ऐसे कॉर्पोरेट्स में से रूल्स होते हैं, फिर आपको सबसे पहले आपके जो सुपीरियर होते हैं ना, वो आपको हर स्टोर को विजिट कराते हैं और बताते हैं देखो ऐसा ऐसा मॉडल है, ये सब काम करते हैं लोग यहाँ, ऐसा ऐसा करते हैं। तो मैंने मेरा काम स्टार्ट किया, तो उसके बाद मैं थोड़ा सुपरवाइज करना मैंने स्टार्ट किया। पता है शेविंग के लिए मार्क 3 की ब्लेड आती है। मार्क 3 का एक छोटा सा पैकेट जो होता है ना, वो उसकी कॉस्ट रहती है, उसमें अगर 2 ब्लेड्स भी है ना तो 600 रुपया उसकी कॉस्ट होती है, मतलब उसकी MRP होती है 600 रुपीज। तो बहुत बार मैं देखता था कि मार्क 3 की ब्लेड जो है ना, वहां पे कस्टमर्स आते थे और पॉकेट में डाल के लेके जाते थे। मतलब एक बिस्किट लिया, मार्क 3 की ब्लेड का पैकेट पॉकेट में डाला और निकल पड़े। मतलब चोरी, देखो कंट्रोल नहीं है, मटेरियल का कंट्रोल नहीं है, चोरी। ऊपर से दूसरा मैं ये भी देख रहा हूँ, शाम को जब एम्प्लॉयज घर पे जाते हैं ना, तो घर पे जाने के टाइम पे जो जो घर पे जरूरत होती है ना, वो सब बैग में डाल के लेके जाते हैं। घर वाले को फोन करते हैं, भाई क्या चाहिए आज, शुगर चाहिए, लेके जाते हैं, क्या गेहूं चाहिए तो लेके जाते हैं। तो मुझे लगा भाई ये कंपनी तो भाई चलने से रही, ये तो बंदी होने वाली है, आज नहीं तो कल, क्योंकि उसका मटेरियल पे ही कंट्रोल नहीं है दोस्तों। मार्क 3 की एक ब्लेड का पैकेट अगर 600 रुपीज का एक ब्लेड का पैकेट अगर कोई चोरी करके लेके जाता है, तो जो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, उसमें हार्डली 5 से 6% का मार्जिन होता है, 5 to 6% हार्डली मार्जिन होता है। मतलब उसमें अगर वो बेचेंगे तो उसमें से सिर्फ 5 to 6 5% कमाते तो 30 रुपया कमाएंगे। कितना कमाएंगे? 30 रुपया कमाएंगे।
अब 600 रुपए को रिकवर करने के लिए कितनी मार्क 3 के ब्लेड के पैकेट्स बेचने पड़ेंगे, तब जाके वो 600 रुपए का लॉस रिकवर होगा। मटेरियल कंट्रोल, मटेरियल कंट्रोल। बिग बाजार एक बार है ना, मैं जब 2000 मैं यहाँ पुणे में आने के बाद मैं कोई मॉल में गया था मूवी देखने। तो वो मॉल में मल्टीप्लेक्स हुआ करता था, मल्टीप्लेक्स है, तो मैं कहीं तो गया था, मुझे लग रहा है याद नहीं आ रहा, कहीं तो था। और उसके मॉल के बेसमेंट में बिग बाजार का स्टोर रूम था, जहां पे उन्होंने अपनी सब स्टेपल्स आइटम्स, जो गेहूं है, राइस है, ये सब आइटम है ना, वहां पे स्टोर करके रखी थी, और सड़ रही थी, पानी जा रहा था, सब कुछ सड़ रहा था। तो मैंने मेरी वाइफ से कहा, इसका फ्यूचर नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर नहीं है, क्योंकि जिसका अपना मटेरियल पे ही कंट्रोल नहीं है, उसका फ्यूचर कैसे हो सकता है? डूब गया, खत्म हो गया। हाँ, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है भाई, मैं भूल गया हूँ उसको, मुझे याद नहीं आ रहा बेटा। तो वो सड़ रहा था वहां पे, वो होना ही था बंद भाई, वो 500% बंद होना था, क्योंकि किसी ने भी अपने मटेरियल के कंट्रोल पे ध्यान ही नहीं दिया था। और मुझे बताओ, अगर बिग बाजार के पास उस टाइम पे अगर 50 लाख का मटेरियल है, तो 50 लाख कैश दिया है उसने उस मटेरियल के लिए, तो मटेरियल तो इक्विवेलेंट टू कैश है। उस 50 लाख के लिए तो 50 लाख का कैश दिया गया है, तो वो 50 लाख, वो मटेरियल तो इक्विवेलेंट टू कैश। और कैश को इस तरह से रखा जाता है कि संभाल के रखा जाता है। कैश को कैसे रखा जाए? संभाल के रखा जाता है भाई। तो प्रॉब्लम ये थी कि सुभिक्षा डूबने का सबसे बड़ा रीजन ये था, डूब गई, 800 करोड़ की कंपनी बंद हो गई, 800 करोड़ की कंपनी बंद हो गई, इतनी जबरदस्त कोलैप्स हुई। मैंने उस टाइम, क्योंकि प्रॉब्लम क्या था कि मैं आई वेंट टू यूएस इन 1999, और 1999 से लेकर 2007 तक मैंने यूएस में जहां पे काम किया था। और ये यूएस इज द कंट्री जहां पे मॉडर्न ट्रेड ओरिजिनेट हुआ है, वो जहां पे ये मॉल कॉन्सेप्ट ये सब स्टार्ट करने वाला यूएस है, मॉडर्न ट्रेड स्टार्ट करने वाला यूएस है। फिर बाकी सारी कंट्रीज ने धीरे धीरे करके अडॉप्ट किया उसको। तो मुझे तो ग्राउंड फ्लोर से, मतलब फ्लोर लेवल से लेके टॉप मैनेजमेंट तक क्या क्या होता है उस सब बात का एक्सपीरियंस था। तो जब मीटिंग होती थी तो मैं प्रेसिडेंट को समझाने की कोशिश करता था कि वी आर गोइंग रॉन्ग, मतलब हम लोग हमारा मटेरियल पे कंट्रोल नहीं ले पा रहे हैं। आपका जो सेंट्रलाइज परचेज है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, मतलब वो गलत है, मतलब यहाँ पे तुम गलत कर रहे हो। लेकिन प्रेसिडेंट को भी खुद को नॉलेज नहीं था, क्योंकि उसने कभी काम नहीं किया था। क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी बिजनेस को समझने के लिए एक बिजनेस में कोई उसके टॉप मैनेजमेंट को ये समझ में आना चाहिए कि फ्लोर लेवल से लेके उसके मिडिल लेवल मैनेजमेंट से लेके टॉप लेवल मैनेजमेंट तक क्या क्या किस तरह से उसका रोल प्ले हो सकता है। क्योंकि जेन्युइनली मुझे बताओ कि वो तो प्रेसिडेंट तो बैठा हुआ है ऑफिस में, वो तो कभी आता नहीं है यहाँ पर, स्टोर में कभी आता नहीं, उसको तो उससे ही मतलब है तुम्हारे महीने का सेल्स कितना हुआ। अरे भाई, महीने का सेल्स कितना हुआ उससे मतलब मत रख, तेरे मटेरियल पे भी कंट्रोल रख। मटेरियल का स्टॉक टेकिंग प्रॉपर्ली होना चाहिए, मटेरियल रिकंसाइल होना चाहिए प्रॉपर्ली। जैसे आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते थे ना, ऐसे मटेरियल रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी बनता है। ये प्रॉपर्ली मटेरियल रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनना चाहिए। अगर तुम सारी बातें प्रिपेयर नहीं करते हो, तो तुम तो नुकसान में, कुबेर का भंडार भी तुम्हारा निकल जाएगा। तो यही हुआ 2-2.5 साल में, सुभिक्षा पूरी कोलैप्स होगी। और सुभिक्षा ही वो कंपनी थी जिसने मेडिसिन में डिस्काउंट स्टार्ट किया था उस टाइम पे। उसके पहले कोई भी मेडिसिन रिटेलर है ना, डिस्काउंट नहीं देते थे, और उसने डिस्काउंट स्टार्ट किया था। और तो जितने भी मेडिसिन रिटेलर थे ना, उसके घर के बाहर, उसके आर सुब्रमण्यम के घर के बाहर मोर्चा निकाला था, बोला तुम कैसे डिस्काउंट दे सकते हो भाई। उसने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लाया था, बस प्रॉब्लम उतना ही था कि उसने अपने मटेरियल पे कंट्रोल नहीं रखा, और पूरी कंपनी क्या होगी, डूब गई। और जितने भी मॉडर्न ट्रेड आके डूबे है ना, रिलायंस फ्रेश भी आया था, रिलायंस फ्रेश के नाम से था, वो भी डूब गया, सारे स्टोर्स डूब गए। अब एकल दोकल कोई चलता होगा तो मुझे नहीं पता है, आदित्य बिरला ने भी स्टार्ट किया था मोर के नाम से, वो भी डूब गया। स्पिनैच, कौन सा ग्रुप था, बावधान स्पिनैच, कौन सा ग्रुप था, मैं ग्रुप का नाम भूल गया, उससे भी स्टार्ट किया था। बहुत बड़े बड़े, सबको लगा कि हम बहुत बड़ा धंधा कर लेंगे, बहुत अच्छा धंधा कर लेंगे, ग्रोसरी आइटम है हम, अच्छा मतलब रेगुलर नीड है, अच्छा बिजनेस कर लेंगे। लेकिन नहीं वर्कआउट हो पाए, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो अपने मटेरियल पे कंट्रोल नहीं रख पाए। तो ये इंपॉर्टेंस है। मैंने कहा ना बेटा कि अभी ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, आपको कोई फायदा नहीं होगा इससे करिकुलम वाइज, लेकिन ठीक है, कुछ समझ में आएगा आपको। मटेरियल कंट्रोल क्यों इतना जरूरी है, तो उसके एस्पेक्ट क्या है, उसके एस्पेक्ट क्या है मटेरियल कंट्रोल के, कि अगर मटेरियल कंट्रोल करना है तो जरिया क्या है, एस्पेक्ट मतलब जरिया क्या है।
तो नंबर वन अकाउंटिंग का एस्पेक्ट, एक तो प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन होनी चाहिए। अगर प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन है, मान के चलो कि मैंने डी मार्ट की बात कर ले, आज डी मार्ट अगर चल रहा है तो मैं पक्के भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि डी मार्ट अगर चल रहा है तो उसका मटेरियल पे बहुत सुपर डुपर कंट्रोल होगा, सुपर डुपर कंट्रोल होगा। मतलब अभी एक बात कह लूँ आपको, एग्जाम्पल लिया है तो, जैसे कि हमारे पुणे में ना एक दोराबजी मॉल करके है, किसी ने दोराबजी का नाम सुना हो तो आई डोंट नो। जनरली मैं जब से यूएस से आया था मैं वहीं जाके शॉपिंग करता हूँ, लेकिन दोराबजी मॉल की एक खासियत है, वहां पे कम से कम उस छोटा सा मतलब बहुत बड़ा मॉल, मतलब मॉल नहीं है, एक छोटी सी ग्रोसरी शॉप है, लेकिन इट्स अ बिग साइज ग्रोसरी शॉप, करेक्ट कैंप में है। वहां पे कांस्टेंट कस्टमर्स पे, एम्प्लॉयज पे ध्यान रखने के लिए कम से कम 500 कैमरा लगाए हुए हैं, कम से कम 500 से 1000 कैमरा लगाए हुए हैं। और वो 500 से 1000 कैमरा को मतलब देखने के लिए कांस्टेंट 10 से 15 जन को बिठा के रखा हो। उनका काम यही रहता है कि आपकी नजर सिर्फ कैमरे पे रहेगी, कैमरे पे रहेगी, मतलब कोई चोरी चपाटी तो नहीं करता है। अब बताओ क्यों इतना खर्चा क्यों किया होगा? इतना खर्चा क्यों किया होगा? रीजन ये है क्योंकि ग्रोसरी बिजनेस में मार्जिन बहुत कम होता है, 7-8%, 5%, कभी कभार तो 5% पे काम करना पड़ता है, और 5% पे धंधा करना बहुत मुश्किल है। और उसमें भी अगर आपके मटेरियल पे कंट्रोल नहीं रहा तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि नहीं हो सकती बेटा यहाँ पे? इसीलिए मटेरियल को अगर कंट्रोल करना है तो उसका अकाउंटिंग एस्पेक्ट स्ट्रांग होना चाहिए, उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि आपने अगर मान के चलो कि 2 लाख का मटेरियल परचेज किया है तो प्रॉपर अकाउंटिंग मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट से प्रॉपरली रिकॉर्ड होना चाहिए, और उसी के साथ साथ आपका फिजिकल रिकॉर्ड भी मैच होना चाहिए, मतलब फिजिकली उतना मटेरियल था, वो सोल्ड आउट हुआ कि नहीं हुआ। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? दूसरा, दिस एस्पेक्ट ऑफ मटेरियल कंट्रोल इज कंसर्न विद मेंटेनिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। दूसरा आता है ऑपरेशनल एस्पेक्ट। कौन सा एस्पेक्ट आता है? ऑपरेशनल एस्पेक्ट। फंड्स ब्लॉक्ड इन द इन्वेंटरी शुड नॉट बी टू लेस दैट इट हैम्पर्स द प्रोडक्शन। मतलब सी समझो मटेरियल का लेवल कितना होना चाहिए, मैंने कहीं पे सिखाया है आपको, स्टॉक लेवल सिखाया था ना, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, कहाँ सिखाया था बताओ याद करके? अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ तो मैंने स्टॉक लेवल सिखाया था, मेंटेनिंग ऑफ स्टॉक लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, डेंजर लेवल। कुछ याद आ रहा है क्या? कहाँ पे सिखाया था? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। कहाँ सिखाया था आपको मैंने? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में, बेसिकली कॉस्टिंग का पार्ट है। करेक्ट, EOQ, करेक्ट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो फंड्स ब्लॉक्ड इन द इन्वेंटरी शुड नॉट बी टू लेस। मुझे बताओ मटेरियल कितना होना चाहिए हमारे गोडाउन में, कितना होना चाहिए हमारे गोडाउन में? न ज्यादा न कम, न ज्यादा न कम। कम होगा, मान के चलो कि मैं मार्कर मैन्युफैक्चर कर रहा हूं और मेरा रॉ मटेरियल का स्टॉक खत्म हो गया, स्टॉक आउट हो गया, मैं क्या हो गया? स्टॉक आउट हो गया। तो मुझे बताओगे क्या इससे मेरा प्रोडक्शन हैम्पर हो सकता है? मैं थोड़ा कंजर्वेटिव था, मतलब ज्यादा पैसा नहीं खर्च करता था। मुझे लगा कि ज्यादा मटेरियल स्टोर करके क्या करूं, पैसा देना पड़ेगा सप्लायर को, तो ठीक है थोड़ा कम रखता हूं। लेकिन मैंने उस चक्कर में इतना कम रखा कि मेरा प्रोडक्शन हैम्पर हो गया। मेरा क्या हैम्पर हो गया? प्रोडक्शन हैम्पर हो गया। तो आपके दो एस्पेक्ट होने चाहिए, मतलब फंड्स ब्लॉक्ड इन द इन्वेंटरी शुड नॉट बी टू लेस। आपका फंड इतना भी कम इन्वेंटरी में ब्लॉक नहीं होना चाहिए जो आपके प्रोडक्शन को हैम्पर कर दे। ये आपकी स्टडी मटेरियल में लिखा है, इसीलिए मैंने बोला, अदरवाइज मुझे इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आता है। लेकिन अगर आपको बोले कि एज पर योर स्टडी मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ मटेरियल कंट्रोल क्या है, तो दो एस्पेक्ट हैं। एक तो मटेरियल कंट्रोल करने के दो जरिए हो सकते हैं, एक तो अकाउंटिंग एस्पेक्ट, दूसरा क्या हो सकता है? ऑपरेशनल एस्पेक्ट। कौन सा हो सकता है आपका? ऑपरेशनल एस्पेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल क्यों करे भाई? हर चीज के पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है ना। आप रिवीजन सेशन क्यों अटेंड करो? ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? आप पढ़ाई क्यों करो? ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? CS क्यों बनना है? ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? हर चीज का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है ना, हर चीज का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो मुझे बताओ, बस बात वही है, जब हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल की बात करते हैं तो दो ऑब्जेक्टिव है उसके। तो ऑब्जेक्टिव तो ऐसे मेन तो दो ऑब्जेक्टिव है, ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव एंड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? अभी मैंने समझाया आपको कि ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव का कहना यह है कि आपका फंड आपके मटेरियल में इतना कम नहीं होना चाहिए
कि जिससे आपका प्रोडक्शन हैम्पर हो जाए, आपका प्रोडक्शन रुक जाए, आपका प्रोडक्शन क्या हो जाए, रुक जाए, और उतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए जिससे फाइनेंशियल लॉस हो। मुझे बताओ कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेरे गोडाउन में 100 kg ऑफ रॉ मटेरियल होना चाहिए, लेकिन मैंने रख दिया 500 kg, कोई फायदा है? रिक्वायरमेंट जब 100 kg की, तो 500 kg क्यों रख रहा है भाई? तो 500 kg रखेगा तो 500 kg को परचेज करने के लिए क्या पैसा कहीं से बोरो किया होगा? हाँ, पैसा कहीं से बोरो किया होगा, मान के चलो बैंक से लोन लेके आए होंगे। तो अननेसेसरी तेरा मटेरियल, एक्सेस मटेरियल अगर तेरे गोडाउन में ब्लॉक्ड है, जिसका कोई यूज नहीं है, तो क्या इंटरेस्ट का लॉस होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। मतलब दो मेन ऑब्जेक्टिव है। नंबर वन, कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव है? एक तो ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा कौन सा ऑब्जेक्टिव? मटेरियल कंट्रोल क्यों करे भाई? मटेरियल का कंट्रोल क्यों जरूरी है? नंबर वन, मटेरियल इज इक्विवेलेंट टू कैश। कैश का कंट्रोल नहीं करोगे तो किसका कंट्रोल करोगे दोस्तों? तो क्या मटेरियल को प्रॉपर्ली कंट्रोल करना जरूरी है कि नहीं है? तो मटेरियल को कंट्रोल करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? उसके दो मेन ऑब्जेक्टिव है। नंबर वन, ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या? कि हम उतना कम मटेरियल भी ना रखें जिससे हमारा ऑपरेशन बंद हो जाए। हमारा ऑपरेशन बंद हो जाए मतलब हमारा प्रोडक्शन बंद हो जाए। टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस फ्लो रिक्वायर्ड, टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ, क्या लिखा है? टू प्रोवाइड, ये पैरा रीड कर रहे हैं। टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस फ्लो of required materials for efficient and uninterrupted flow of production। मतलब उतना तो मटेरियल होना चाहिए जिससे हमारा प्रोडक्शन का फ्लो इंटरप्ट न हो जाए, वो अनइंटरप्टेड चलता ही रहे। एंड फंड्स ब्लॉक्ड इन द इन्वेंट्री, इसका मतलब यही हुआ कि फंड्स ब्लॉक्ड इन द इन्वेंट्री शुड नॉट बी टू लेस दैट इट हैम्पर्स द प्रोडक्शन। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? फंड्स ब्लॉक्ड इन द इन्वेंट्री शुड नॉट बी टू हाई that it results in huge interest loss, that it results in huge interest loss। ये दो मेन ऑब्जेक्टिव थे। अब आपके स्टडी मटेरियल ने और दो ऑब्जेक्टिव क्रिएट कर दिए हैं कि टू प्रोवाइड फॉर एफिशिएंट स्टोर ऑफ मटेरियल सो दैट इन्वेंटरीज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लॉस बाय फायर, थेफ्ट, मतलब हैंडलिंग टाइम एंड कॉस्ट आर केप्ट एट अ मिनिमम। सी, मटेरियल कंट्रोल करने के दो मेन ऑब्जेक्टिव तो याद रखना, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल। ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि आपका योर मटेरियल शुड नॉट बी टू लेस दैट इट हैम्पर्स द प्रोडक्शन, दैट इट हैम्पर्स द प्रोडक्शन। आपका मटेरियल इतना लेस नहीं होना चाहिए जो आपके प्रोडक्शन को क्या कर दे, हैम्पर कर दे। एक मिनट। ओके, सर एक बार फिर से बता दो ना कि ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव इतना खत्म होने के बाद बता दो। एक्चुअली नेट इश्यू था हमारा, प्रिया शिल्के। ओके, खत्म होने के बाद बताता हूँ। चलो, सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है, टू प्रोवाइड एफिशिएंट स्टोर ऑफ मटेरियल सो दैट इन्वेंटरीज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लॉस बाय फायर और थेफ्ट। मतलब आप है ना, आपका जो स्टोरेज है वो ऐसा होना चाहिए जिससे कोई लॉस ना हो जाए। क्या ना हो जाए? कोई लॉस ना हो जाए। मतलब मैंने कहा था ना, बिग बाजार वालों ने कहाँ रखा था अपना गोडाउन, कहाँ बनाया था? मॉल के बेसमेंट में बनाया था। और मॉल के बेसमेंट में ऐसा बना के रखा, उनको उन्होंने लगा कि कॉस्ट सेव कर लेंगे, ज्यादा रेंट देना नहीं पड़ेगा। लेकिन उससे मटेरियल तो खराब हो गया ना भाई तुम्हारा, तुम्हें वो नुकसान झेलना पड़ेगा ना। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। यहाँ पे ये वो अपनी हैंडलिंग कॉस्ट को और मतलब हैंडलिंग कॉस्ट को मिनिमम रखने करने गए, हैंडलिंग कॉस्ट को मिनिमम करने गए, मतलब कम करने गए, लेकिन उस चक्कर में मटेरियल का नुकसान तो हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। टू कीप सरप्लस एंड ऑब्सोलीट आइटम्स मिनिमम। मतलब यार है ना, ऐसे ऐसे स्टॉक को अक्यूमुलेट मत किया करो जो जल्दी से ऑब्सोलीट हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐसे स्टॉक का सरप्लस क्रिएट मत किया करो जो जल्दी से क्या हो जाता है, ऑब्सोलीट हो जाता है। बेटा जब हम ऑर्डरिंग करते थे ना, जब मैं बात करूं यूएस की, तो डेयरी प्रोडक्ट का ऑर्डरिंग मैं करता था। तो डेयरी प्रोडक्ट में क्या होता है कि उसकी एक्सपायरी डेट बहुत जल्दी आती है। तो जब डेयरी प्रोडक्ट का ऑर्डरिंग करने के टाइम पे ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि तुम्हारी डिमांड कितनी है, और वो डिमांड के अकॉर्डिंग तुम्हें ये भी ध्यान रखना पड़ता है। क्या ध्यान रखना पड़ता है? कि आप इतना ज्यादा स्टॉकअप न कर दो, इतना ज्यादा स्टॉक क्रिएट मत करो कि जिसके बाद मतलब एक बार वो एक्सपायर हो गया, मान के चलो आपने दही ऑर्डर करके रखा हुआ है, चीज ऑर्डर करके रखा है, पनीर ऑर्डर करके रखा है, और उसकी उसकी जो शेल्फ लाइफ है, आई वुड रादर से उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो 10 दिन की है, 5 दिन की है,
और आपने इतना बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर करके रखा है और आपको पता है कि 5 दिन में बिकने नहीं वाला है, फिर तो उसको फेंकने में जाएगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। मतलब ऐसा सरप्लस स्टॉक क्रिएट मत करो कि जो ऑब्सोलीट बन जाए। क्या बन जाए आपका? ऑब्सोलीट बन जाए। तो ये आपका क्या बन गया? ऑब्जेक्टिव्स हो गया मटेरियल कंट्रोल का। क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्टिव्स हो गया मटेरियल कंट्रोल का। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। लेकिन किसी ने पूछा था कि सर एक बार रिपीट कर देना। बेटा मटेरियल कंट्रोल के 2 मेन ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव है। कौन सा ऑब्जेक्टिव है आपका? ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव। दूसरा कौन सा ऑब्जेक्टिव? फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है। ये 2 मेन ऑब्जेक्टिव क्या कहता है भाई? पहले तो देखो अपने आप से क्वेश्चन पूछो, मटेरियल कंट्रोल क्यों करना भाई? क्यों करना? मटेरियल इक्विवेलेंट टू कैश है, तो उसका तो प्रॉपर कंट्रोल होना ही चाहिए। उसका तो प्रॉपर कंट्रोल होना ही चाहिए। नहीं करेंगे तो बड़े बड़े बिजनेस बंद हो गए। रिलायंस जैसे मुकेश अंबानी भी बिजनेस नहीं मैनेज कर पाया। मटेरियल पे कंट्रोल नहीं था। किस पे कंट्रोल नहीं था? मटेरियल पे कंट्रोल नहीं था। जो भी बड़े बड़े बिजनेस, बिग बाजार, मतलब बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती थी, फ्यूचर ग्रुप की बहुत बड़ी कंपनी थी, किशोर बियानी, तो खत्म हो गई, पूरा खत्म, बर्बाद कर दिया, क्योंकि मटेरियल पे कंट्रोल नहीं था। तो इसीलिए मटेरियल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? 2 ऑब्जेक्टिव है, एक तो ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा है फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव ये कहता है कि मटेरियल कितना रखे, कितना उसका लेवल क्या होना चाहिए, न ज्यादा न कम। मतलब मैं मान के चलो, बीइंग अ बिजनेस ओनर, मैं थोड़ा कंजर्वेटिव, मतलब ज्यादा पैसा खर्च करने में बिलीव नहीं करता हूं, उसे कंजर्वेटिव कहते हैं। मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हूं। मैं मिनिमम से मिनिमम मटेरियल रखता हूं, कम से कम रखता हूं। और कम से कम रखने के चक्कर में ऐसा होता है कि मेरा मटेरियल बहुत बार स्टॉक आउट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो अब मटेरियल, रॉ मटेरियल नहीं है तो प्रोडक्शन कहां से होगा? प्रोडक्शन हैम्पर होगा ना आपका। तो ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? फंड्स ब्लॉक्ड इन द इन्वेंटरी शुड नॉट बी टू लेस दैट इट हैम्पर्स प्रोडक्शन। आपका जो फंड ब्लॉक्ड हुआ है इन्वेंटरी में, उतना कम भी नहीं होना चाहिए जो आपके प्रोडक्शन को हैम्पर कर दे। वही लिखा है यहाँ पे, टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल्स फॉर एफिशिएंट एंड अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। मतलब आपका मटेरियल उतना तो होना चाहिए जिससे आपका प्रोडक्शन अनइंटरप्टेड और कंटिन्यूअसली चला करे। इसे ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। और सेकंड आता है आपका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऑब्जेक्टिव आता है आपका? फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? अब मुझे बताओ, मुझे पता है कि मेरे गोडाउन में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 100 kg ऑफ रॉ मटेरियल होना चाहिए, लेकिन मैंने 500 kg रख दिया। क्या फायदा भाई? क्योंकि 500 kg मटेरियल को खरीदने के लिए कहीं ना कहीं से पैसा बोरो किया होगा। कहीं से पैसा बोरो किया होगा, तो क्या उसका इंटरेस्ट पेमेंट जाता होगा? इंटरेस्ट पेमेंट जाता होगा। तो आपने फंड को कहां ब्लॉक करके रखा? पैसा कहां ब्लॉक करके रखा? मटेरियल में ब्लॉक करके रखा। और इतना ब्लॉक करके रखने की जरूरत ही नहीं थी। तो फंड ब्लॉक्ड इन, इससे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव कहते हैं ना, फंड्स ब्लॉक्ड इन द इन्वेंटरी शुड नॉट बी टू हाई that it results in huge interest loss, that it results in huge interest loss. I hope you get my point very clear. तो इसे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव कहते हैं, इसे ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। प्रिया, समझ में आया होगा बेटा तुझे? समझ में आया होगा बेटा तुझे? ओके। ठीक है गाइस, आज के दिन के लिए काफी है, कल मिलते हैं। लेकिन जब कल मिलेंगे ना, तो आप लोग मार्जिनल कॉस्टिंग रिवाइज करके आओगे। क्या रिवाइज करके आओगे? मार्जिनल कॉस्टिंग रिवाइज करके आओगे। प्लीज मार्जिनल कॉस्टिंग को रिवाइज कर लेना, क्योंकि जब मैं डिफरेंस बिटवीन ये समझाऊंगा ना आपको, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो बड़ी दिक्कत होगी मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं आता होगा तो। और मैं वापस मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं सिखाऊंगा उस टाइम पे। तो आप लोग, मैं कल ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा पूरा, जिससे आपका ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट पूरा खत्म हो जाएगा। और उसी के साथ साथ पैरेलली आपका ये ले लूंगा, डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग, सेम टाइम टुमारो, सेम टाइम। कल क्या है, कौन सा डे है कल? विच डे इज टुमारो? विच डे इज टुमारो? टुमारो इज फ्राइडे। हाँ, टुमारो सेम टाइम। सैटरडे को 1:30 आफ्टरनून, 1:30 आफ्टरनून। सैटरडे को जब मिलेंगे तो 1:30 को मिलेंगे, क्योंकि 9:30 को मेरा दूसरा लेक्चर है। तो सैटरडे को हम 1:30 को मिलेंगे, और बाकी हमारा सेम टाइम कल सेम टाइम रहेगा, ठीक है ना? यही चैप्टर चलेगा अभी, कंटिन्यूएशन में ये चैप्टर चलेगा बेटा। अभी ये चैप्टर कंप्लीट होना बाकी है, ठीक है ना? तो विल सी यू टुमारो। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, स्लीप वेल, अच्छी तरह